हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो ऑफलाइन लेक्चर है हमारा। हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीखना है कि किस मोलेक्यूल को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं और कौन से मोलेक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है बर्जेलियस। उन्होंने ऐसा बताया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाता है। द टर्म ऑर्गेनिक डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो चीज़ भी जिंदा है, मानो कि कोई प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उसमें से जो कोई मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं उन सभी को हम ऑर्गेनिक बताते हैं। और जो मानो कि कोई चट्टान है, कोई स्टोन है, कोई पेट्रा है यानी कि खड़क है, उसके अंदर से जो मोलिक्यूल्स हमें प्राप्त होंगे उसे हम क्या बताते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसमें से जो कोई मोलिक्यूल्स हमें मिलते हैं उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली ऐसा हमने सोचा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो मोलिक्यूल्स निकलते हैं उसे कहेंगे ऑर्गेनिक। सो एक बर्जेलियस साइंटिस्ट है, उसने ऐसा बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स। और ये वाइटल फोर्स की वजह से उसके अंदर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। अल्दो इट वाज माइथ, ये तो माइथ थी, पर उस समय बर्जेलियस ने ऐसा बताया कि एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर, या फिर एवरी जो कोई भी सजीव है, जो कोई भी एनिमल है, उसके अंदर जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वाइटल फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स को बनाता है। सो द थियरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थियोरी। और ये थियोरी के चलते सभी लोग ऐसा मानने लगे कि ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ सजीव के अंदर ही पाए जाते हैं, निर्जीव सिस्टम्स के अंदर ये मोलिक्यूल्स हमें नहीं मिलते हैं, लिविंग के अंदर ही मिलते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक, द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम वेयर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कैन बी आइसोलेटेड, उसमें से ऑर्गेनिक मोलिक्यूल हम निकाल सकते हैं। तो बर्जेलियस ने ऐसी थियोरी दी। उस थियरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही सिंथेसाइज हो सकता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल लिया और उसमें से हमने बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए उसके अंदर वाइटल फोर्स होना आवश्यक है। That is to say, you cannot prepare organic compound in laboratory, because in laboratory, in the flask, there is no such vital force available, which is available only in human being or in any animal. Okay? प्लांट है, उन सभी में तो ऐसा होता है, उसके अंदर वाइटल फोर्स होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो इनिशियली ऐसी थियरी दी गई, पर एक बार वॉलर एक साइंटिस्ट है जो बर्जेलियस का स्टूडेंट है। ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको ये सब याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बर्जेलियस जो है साइंटिस्ट, उसका ही एक स्टूडेंट है, उसका नाम है वॉलर, फ्रीडरिच वॉलर। उसने क्या किया, उसने लिया एमोनियम साइनेट NH4CNO, और लैब में ही उसने इसको गर्म किया। जैसे ही गर्म किया तो इसमें से बन गया यूरिया। और यूरिया जो है वो तो एनिमल के यूरिन में से भी मिलता है। अभी ये मटेरियल है वो तो इनऑर्गेनिक है कम्प्लीटली, NH4+ एंड CNO-, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। ओके। और इनऑर्गेनिक मटेरियल में से ऑर्गेनिक वाला बन गया, और वो भी कहाँ, लैब के अंदर। और लैब के अंदर तो कोई ऐसा वाइटल फोर्स होता नहीं, तो इट वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड कंपाउंड। वो जो फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड है ना ऑर्गेनिक का, वो है यूरिया, NH2CONH2, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया हुआ ये फर्स्ट कंपाउंड है यूरिया। और उसकी जो वो माइथ थी, वाइटल फोर्स थियरी, वो अब डिस्कार्ड हो गई
कि भाई लैब के अंदर आप नहीं बना सकते, लैब के अंदर ही बनाकर दिखा दिया। उसके बाद तो कॉल्ब एक साइंटिस्ट है, उसने एसिटिक एसिड बना दिया। फिर वो जो कार्बाइड्स वगैरह है उसमें से मीथेन मिलता है हमें। तो फिर वाइटल फोर्स थियरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे करें। द बिग क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डिफाइन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे करें, डेफिनेशन उसकी क्या होगी। फिर से ऐसा सोचा गया कि जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन है उसे हम कह देते हैं ऑर्गेनिक, और जिसके अंदर कार्बन नहीं है उसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक। मीथेन, इथेन, प्रोपेन वो सब तो ऑर्गेनिक में क्लासीफाई हो जाता है, पर अभी ऐसे कंपाउंड है, देखो CaCO3, इसमें तो कार्बन है और ये इनऑर्गेनिक के अंदर आता है, और ये चट्टानों में से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स में से मिलता है, बराबर है। फिर हमारे पास साइनाइड वगैरह है NaCN, इसके अंदर भी तो कार्बन है, इसे भी ऑर्गेनिक कहे या ना कहे। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। ऑर्गेनिक की प्रॉपर डेफिनेशन क्या दे। तो ऑर्गेनिक की फिर हमने डेफिनेशन, अभी जो मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बराबर है। वो जो डेफिनेशन है वो अब क्या हमने बना दी है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स में से बनता है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स में से जो भी कोई मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाउअडेज ऐसे क्लासीफाई करते हैं। इसमें से आपको सिर्फ ये याद रखना है, यूरिया वॉज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लैब के अंदर जो पहला हमने कंपाउंड सिंथेसाइज किया हुआ है वो है यूरिया। और वाइटल फोर्स वगैरह सब होता नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के भी दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बराबर है। इसका भी क्लासिफिकेशन बहुत है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि जिसके अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड ही होता है, मानो कि इथेन है, सैचुरेटेड है। मानो कि प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3 सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के अंदर दो है, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन मीन्स क्या, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, इसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। पाई बॉन्ड जब भी कभी आ जाए तो वो बन जाता है अनसैचुरेटेड, बराबर है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो हाइड्रोकार्बन के फिर से दो टाइप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और अनसैचुरेटेड के अंदर एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड जरूर होगा। ओके, क्लासिफिकेशन भी हमको पढ़ना है, पर अब धीमे धीमे, बहुत हमें ऐसा नहीं कि एक साथ ज़्यादा हम देख ले एक साथ, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बन जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है वर्ल्ड वाइड। आप देखिए तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला है वो कार्बन है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, एनॉर्मस कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो ये इतने सारे क्यों मिलते हैं, बराबर है, कार्बन के इतने सभी ज़्यादा कंपाउंड हमें क्यों मिलते हैं, उसके लिए भी अलग अलग हमने आइडियाज़ लगाए हुए हैं, वो भी हमें देखना है। पहला जो है वो है, कार्बन जो है वो कैटेनेशन शो करता है।
ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन दैट मीन्स सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बॉन्ड एनर्जी उसको एक दूसरे से ज्वाइन करने में मदद करती है। अभी कार्बन कार्बन आप ज्वाइन करो तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। कार्बन एक दूसरे से सबसे ज़्यादा ज्वाइंट हो पाते हैं। मानो कि आप नाइट्रोजन को ज्वाइंट करते हो एन बॉन्ड एन, तो ये नाइट्रोजन में तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं और नाइट्रोजन नाइट्रोजन अच्छी तरीके से नहीं जुड़ पाते। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सभी एक दूसरे से अच्छी तरीके, ऑक्सीजन में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसे कहते हैं लॉन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपल्जन करते हैं और इस रिपल्जन के कारण उसकी ऐसी चेन नहीं बन सकती। कार्बन एक ही ऐसा है जिसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे तो आप कार्बन के साथ कार्बन ज्वाइन करके बहुत लंबी चेन बना सकते हो। 1,00,000 कार्बन भी आप एक दूसरे से ज्वाइन करवा सकते हो, बराबर है। इसे क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन दैट मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन होकर एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाता है और वो प्रॉपर्टी ये कार्बनों में ही है, दूसरे में तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाला ऐसा फंडा है। तो पहला तो है कैटेनेशन। दूसरा जो है, और ये कैटेनेशन कैसे निकालते हैं हम? बॉन्ड एनर्जी से। आपको कोई बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू वगैरह सब याद नहीं रखनी है, बराबर है। दूसरी क्या चीज़ है जो कार्बन को यूनिक बनाती है? वो ये है कि कार्बन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। रिंग स्ट्रक्चर दैट मीन्स देखो ये कार्बन कार्बन ऐसे भी ज्वाइंट हो सकते हैं। 3 मेंबर की रिंग है, 4 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनवा सकता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कार्बन कार्बन ज्वाइंट होके क्या बनाता है? कैटेनेशन। फिर रिंग भी बना सकता है। थर्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी बन सकता है। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में तो क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहीं एलिमेंट्स में नहीं है, कार्बन के एक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है। और फोर्थ, ये दिखाता है आइसोमेरिज्म की फिनोमिनन। आइसोमेरिज्म यानी आइसोमेरिज्म दैट मीन्स टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अभी देखो मानो कि मेरे पास है वो 4 कार्बन एटम है और मुझको डबल बॉन्ड प्लेस करना है, तो डबल बॉन्ड में कार्बन 1 और 2 के बीच में भी प्लेस कर सकता हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के अंदर भी हो सकता है डबल बॉन्ड, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। तो 4 कार्बनों और एक डबल बॉन्ड की कितनी सिस्टम मिली? 2। देखा, इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। यू हैव अ चॉइस वेयर टू प्लेस अ डबल बॉन्ड, उसे क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। तो इन सभी कारणों की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये ओपन चेन में भी मिलता है, क्लोज चेन यानी कि रिंग में भी मिलता है, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है और आइसोमेरिज्म भी शो करता है। इन सभी कारणों की वजह से कार्बन जो है वो बहुत, उसके कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, बराबर है। कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा मिलने के कारण कौन कौन से हैं? कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्ड, रिंग फॉर्मेशन और आइसोमेरिज्म, ये सभी उनके कारण है। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सभी आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसमें तो मैंने डेटा वगैरह भी लिखा हुआ है, पर वो याद नहीं रखना। बॉन्ड एनर्जी का डेटा है वो सब आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये मैंने जो आपको बातें बताई है वही सिर्फ देखनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चलो रिप्रेजेंटेशन के अंदर
अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज है। द फर्स्ट वन इज मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला यानी मानो कि ऐसा लिखा हुआ है C4H10 दैट इज ब्यूटेन, इसे मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। द सेकंड वन इज कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला यानी कि आप ऐसे लिख दो ब्यूटेन को CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन, कंडेंस फॉर्मूला। फोर्थ वन एक्सपांडेड फॉर्मूला। ये एक्सपांडेड फॉर्मूला में क्या है, कार्बन सभी बॉन्ड को आपको दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन के सभी बॉन्ड। कंडेंस फॉर्मूला में कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ही हम दिखाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, इसे कंडेंस फॉर्मूला कहते हैं। और इसे एक्सपांडेड फॉर्मूला, सभी बॉन्ड को हम आप मेंशन करें तो इसे कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्मूला। फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है, उसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बराबर, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, एक्सपांडेड फॉर्मूला है, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आप सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम को भी नहीं। और ऐसा सोच लिया जाता है कि एक्सट्रीम और टर्मिनल पोजीशन के ऊपर रिमेनिंग हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल एंड ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मेंशन इन जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर में आपको ऐसे लिखना है, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन मेथड। ये बॉन्ड लाइन मेथड ही सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में यूज़ होने वाली मेथड है, आपको भी इसे फोकस करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलेक्यूल के अंदर मोलेकुलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, एक्सपांडेड फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जिगजैग मैनर, आप ब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें सिर्फ एंगल ऐसे बनना चाहिए प्रॉपर। यहाँ पे जो ये एंगल बनते हैं उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 और 4। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, आप कैसे भी लिख सकते हैं, उसे जिगजैग मैनर में लिखना है आपको, बराबर है। इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आप चलो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ऐसा दिया हुआ है, चलो CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो आप देखें यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसे बॉन्ड लाइन में ऐसे 4 कार्बन तो लिख दे, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल है, तो यहाँ पे एक मिथाइल रख दे ऐसे। कार्बन और हाइड्रोजन को आपको नहीं शो करना है, आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 और नीचे यहाँ पे मिथाइल। चलो ऐसे दिया गया हुआ है CH3 कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिख दे, यहाँ पे एक बीच में कार्बन है, ये 1 2 3 यहाँ पे कार्बन है, ऐसे लिख दे। चलो ऐसा दिया गया हुआ है। टोटल चेन में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 की तो एक लॉन्गेस्ट चेन है, तो ऐसे 4। ये दूसरे वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है, 1 और 2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2 अच्छा, इसे कैसे लिखेंगे, सिर्फ ऐसे, दिस इज साइक्लोप्रोपेन।
चलो ऐसा दिया गया हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे लिखते हैं बताओ। सिर्फ रिंग, 4 की रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो आपको आना चाहिए। CH3 डबल बॉन्ड CH3 कितने कार्बन है? एक। ऐसे है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड। अच्छा ऐसे दिया गया होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो आप क्या करोगे? ये 1 2 3 और 4, 4 कार्बनों की ऐसी चेन है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा यही यूज होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बराबर है। चलो मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं, आप ट्राई करें। हीट्रो एटम को आपको मेंशन करना है, कार्बन हाइड्रोजनों को नहीं मेंशन करना है, बराबर है। कार्बन वो फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो भी आपको देखना है। आप अपनी तरीके से एक दो एग्जांपल में अभी करवा देता हूँ। चलो एक और है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे ले लेता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो इसे आप कैसे लिखोगे? ये मिथाइल, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है? प्रोपाइल। तो इसे ऐसे लिखते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। टर्मिनल्स को तो हम मिथाइल मान लेते हैं, CH3 मान लेते हैं और बीच वाले को CH2। चलो इसको लिखना है, कितने कार्बन है मेन? 1 2 3। तो इसे ऐसे लिख दो 1 2 3 के लिए 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एक क्या है? OH। ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे आ जाइए, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो ऐसे लिख दे, ये C ट्रिपल बॉन्ड N और ये है ऐसे CH3 CH3, यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला तो sp होता है, लीनियर होता है, इसे ऐसे ही लिखना चाहिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 कैसे बनाएंगे आप? चलो ये ट्रिपल बॉन्ड, उसके एक साइड मिथाइल, इसके एक साइड इथाइल। देखो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ऐसे बनाओ। चलो अब आपकी बारी।
आपको इसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। आप जिगजैग चेन चाहो जैसे भी बनाओ। मानो कि मुझे ऐसा दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH2, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आप जिगजैग ऐसे बनाओ, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। या फिर आप ऐसे ही से लिखे, कोई बात नहीं है, आपको जैसा जिगजैग बनाना है वैसा बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कैसे भी आप जिगजैग लिख सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। आप आपके अकॉर्डिंगली जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं, बनाओ। चलो पहले क्या बनाएंगे, ऐसी तो रिंग बनानी है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक बॉन्ड, इसका ऐसा बन जाएगा। चलो इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 की तो चेन 1 2 3 4 5। इस दूसरे वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल, 1 और 2, CH3 और इसके ऊपर एक CH3। ऐसे आप वो दोनों मिथाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख दो तब भी चलेगा। 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर मिथाइल एक नीचे मिथाइल, चलता है। इसे कैसे, 1 2 3 4 5, तो 5 की तो चेन लिखो। चलो ये दूसरे वाले और तीसरे वाले के बीच में डबल बॉन्ड और सेकंड लास्ट के ऊपर एक मिथाइल। 1 2 3 4 5 6, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड को तो आप ऐसे लिख देंगे। अब इसके पहले कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए, बराबर है। देखो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और उसके ऊपर नीचे मिथाइल, यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पे आपको एक बार सिर्फ काटना है ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे बनेगा। इसका तो मैंने आपको बता दिया, जिगजैग ही सिर्फ बनाना है। उल्टा भी हो सकता है इसमें। चलो आपको ऐसे दिया गया हुआ है, आप बनाए अपनी तरीके से। अब मैं आपको दे रहा हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन, आपको इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। जैसे मानो कि इसका कैसे लिखोगे, इसका तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दो। और तीसरे वाले पे C डबल बॉन्ड O है। आ गया आइडिया।
Cl लिखा हुआ है। आप प्रैक्टिस के लिए ये सब लिख ले। तो जिगजैग फॉर्मूला में से एक्सपांडेड फॉर्मूला बनाना है, कार्बन और हाइड्रोजन को मेंशन करना है। चलो हो गया। अब हम देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड देन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने क्या सीखा? हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से तरीके से होता है? sp3, sp2, sp, शेप वगैरह भी हमने देखा। चलो मानो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये उससे पता चलता है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड। मानो कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3, चारों के चार बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड एक भी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो sp2 है तो एक पाई बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड। sp दो बनेंगे पाई बॉन्ड और दो बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये तो हमने किया हुआ था ना। ओके, चलो ऐसे मोलेक्यूल दिया गया हुआ है। फर्स्ट कार्बन की क्या है? sp3, दूसरे वाले का sp3, तीसरे वाले का भी sp3। चलो ऐसे डबल बॉन्ड है। ये फर्स्ट वाले का sp3, दूसरे वाले का sp2, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3। डबल बॉन्ड जहाँ दिखे वहाँ sp2, ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहाँ sp होता है। मानो कि ऐसे दिया गया हुआ है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C। चलो ये CH3 है यहाँ पे sp3, ये कार्बन यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ तो ट्रिपल बॉन्ड है sp, ये कार्बन के साथ भी sp, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3। एक पाई बॉन्ड हो तो आपको बनाना है, एक पाई बॉन्ड से बनाना है sp2 और दो पाई बॉन्ड है तो sp। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। फोर्थ देखो CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे तो एक पाई बॉन्ड है sp2। इन कार्बन के देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, इसके तो दो पाई बॉन्ड हुए ना, इसके तो दो पाई बॉन्ड हुए, तो इनका क्या होगा sp और टर्मिनल का फिर से sp2। चलो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन का क्या रहेगा sp2, ये डबल बॉन्ड वाले का sp2 और बाकी सभी का sp3। CH3 का sp3, यहाँ पे जो कार्बन है उसका sp, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। नाइट्रोजन का sp। ऐसे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है वो तो मैंने पहले भी सिखाया था। और हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप के बारे में भी पता चलता है। ये टेट्राहेड्रल होगा, ये प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा और ये लीनियर शेप में होता है। बराबर है। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का।
आपके लिए सभी के हाइब्रिडाइजेशन लिखने हैं। आप सिर्फ कार्बन एटम का ही लिखना, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बनों का ही लिखना है, सभी की तो जरूरत नहीं है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन भी आपने निकाल लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को आपको काउंट करना है। हमें ऐसा एक मॉलिक्यूल दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो बताना है, पाई बॉन्ड कितने हैं वो बताना है। सिग्मा बॉन्ड में सभी तरीके के सिग्मा बॉन्ड, कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे पहले आप निकालो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आप पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन दो, यहाँ पे दो, तो 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाले हुए और ये कार्बन कार्बन के बीच में है, बराबर। हमें तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉलो करना है, तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे, 2 and 2 4, और कार्बन कार्बन के बीच में एक, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 5। टोटल सिग्मा बॉन्ड हुए 5। पाई बॉन्ड कितना है 1। मानो कि ऐसे दिया गया हुआ है, बताओ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पे। CH सिग्मा बॉन्ड कितने 6। कार्बन हाइड्रोजन में आपको यहाँ पे चलो ऐसे लिख देता हूं, ये सिग्मा बॉन्ड पर कौन से वाले CH, ये सिग्मा बॉन्ड है पर ये कौन से वाले कार्बन कार्बन। यहाँ पे सिग्मा टोटल और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड। चलो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन वाले 4, कार्बन कार्बन वाले 1, सिग्मा बॉन्ड टोटल 5 और एक पाई बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 3 + 1 + 2 दैट इज 6, तो CH सिग्मा बॉन्ड हो गए। कार्बन कार्बन वाले एक सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2 के बीच में भी एक है ना कार्बन कार्बन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। कार्बन कार्बन के कितने मिलेंगे 2। कार्बन का तो जो ये तो बॉन्ड हमें यहाँ दिखा ही रहा है, और एक कौन सा वाला होगा पाई। टोटल सिग्मा बॉन्ड 8 और 2 पाई बॉन्ड। चलो इसमें बताओ, इसके अंदर देखो
यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 2, यहाँ पे 2 2 2 और 2, 8 9 एंड 10। 10 तो हमारे पास हो गए CH सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बनों के बीच में कितने हैं? 6 हेक्सागोनल आपको दिखता है, तो ये तो 6, टोटल 16 हो गए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हो गया एक। ऐसे काउंट करना है। पता चला कैसे? हाइड्रोजन तो वो छुपे हुए हो गए, वो हम दिखाते नहीं है यहाँ पे, बराबर है। वो तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। हम कौन से वाले मेंशन करते हैं? कार्बन कार्बनों को ही। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में यही तो होता है। चलो इसे लिखे। चलो इसमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे। इस कार्बन के तो ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं लगेंगे, उसके तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, फिफ्थ वाला तो आ नहीं सकता। तो CH सिग्मा बॉन्ड कितने मिलेंगे आपको? 12। CH3 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 CH3, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 12। और फिर यहाँ पे आपको ये बॉन्ड तो डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 4। अच्छा, टोटल बॉन्ड कितने? सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने? 0। पाई बॉन्ड इसमें है ही नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता चला? कैसे देखना है इसका? हाइब्रिडाइजेशन भी कैसे निकाले, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं, वो भी हमने देखा। चलो आप बेंजीन के लिए बताओ। बेंजीन के लिए ओके, सभी के ऊपर एक एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन रहेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 6। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो 6 दिख ही रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल 12 है और पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। अगर मैं आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दूं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो, तो क्या आएगा? 12/3। फिर उसको सिंप्लीफाई करना होता है, बराबर है। 4/1, 4/1, जो भी वगैरह वो पूछे, 4:1 ऐसा रेशियो मिला आपको, बराबर है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई बॉन्ड में आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को बताना है। आप ये होमवर्क में करके लाएंगे। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ये Cl का भी इंक्लूड करना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का भी इंक्लूड करना है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, बराबर है। ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको ये सब करके आना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? एक तो
हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करना है, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कंडेंस फॉर्मूला है, हमारे लिए ये दो इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने स्टीरियो फॉर्मूला की बात ही नहीं की है, उसके लिए तो मॉडल की आवश्यकता है, उसको भी हम देख लेंगे। तो अभी आज हमने एक्सरसाइज भी मैंने आपको ज़्यादा दी हुई है, आप अपनी तरीके से टाइम लेके इसको सॉल्व करो। लेक्चर में ही लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेक्चर के बाद जो आपको टाइम मिला है हाफ एन आवर, उसके अंदर ही आपको ये पूरा सब ख़त्म करना है। तो आप ये पूरा करके ही जाएंगे, तभी आपको पूरा आइडिया लगेगा। इनिशियली इट विल टेक सम टाइम, पर आपको भी धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कैसे मॉलिक्यूल बनाने हैं। अभी हमने IUPAC वगैरह तो नहीं सीखा है, अभी हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, तो ये भी आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम में कभी बोर्ड की एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है, और कभी नीट की एग्ज़ाम में भी ऐसा हो जाता है, JEE में भी ऐसा आ जाता है। इसे बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। तो वहाँ सिर्फ नाम दिया गया हुआ होगा, अलाइल क्लोराइड के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो नई IUPAC नोमेनक्लेचर वो सभी तो अभी हमें बाकी है, पर आपको आ जाएगा। आप सिर्फ अच्छी तरीके से बस प्रैक्टिस करें। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया, कि जिसे मिस्टेक मिनिमम हो। पहले आप जो हाइड्रोजन नहीं दिखते हैं उसे देख लीजिए, उसके सिग्मा CH बॉन्ड देख लीजिए, फिर कार्बन कार्बन वाले तो यहाँ सभी दिख रही है रहे, उसे ऐड कर दीजिए। पाई बॉन्ड को भी आपको पहचानने में दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो आप ये जो दोनों मैंने एक्सरसाइज दी हुई है, 3 रिप्रेजेंटेशन वाली, फिर हाइब्रिडाइजेशन वाली और ये वाली, ये तीनों को आपको इसी लेक्चर में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपका जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉड्यूल भी आपको मिल गया है, मॉड्यूल में से आप पढ़ सकते हैं, उसमें से भी आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।